Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today our topic of discussion is osmoregulation in different environment. और ये हमारा टॉपिक चलता आ रहा है ओस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट इन्वायरमेंट। हम अपने पिछले लेक्चर के अंदर मैरीन इन्वायरमेंट को डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा उसका नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हम डिस्कस करेंगे फ्रेश वाटर के बारे में और उसके अलावा टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के बारे में। मींस एक हम इन्वायरमेंट पहले पढ़ चुके हैं मैरीन इन्वायरमेंट। अब दूसरे जो नेक्स्ट दो लेवल हैं हमारे पास फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट और टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट, उसको इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट को कि फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट के अंदर जो एनिमल्स रह रहे हैं उनको कौन कौन सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है और उनके अंदर कौन कौन सी अडेप्टेशंस हैं उन प्रॉब्लम से निपटने के लिए। तो फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में रहने वाली फिशेस हैं या जो एनिमल्स हैं वहाँ पर रहने वाले, उनको सबसे बड़ा जो मसला होता है वो होता है फ्लडिंग का। मींस कि फ्रेश वाटर में रह रहे हैं, वहाँ पर पानी जो है वो बिल्कुल फ्रेश है, वहाँ नमकियात इतने ज़्यादा नहीं है। जबकि हम अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये बात डिस्कस कर चुके हैं मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर कि वहाँ पर चूँकि सी की बात हो रही थी तो वहाँ पर नमकियात बहुत ज़्यादा थे, साल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू वाटर। तो यहाँ पर फ्रेश वाटर की बात कर रहे हैं चूँकि, तो फ्रेश वाटर ही इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर नमकियात की कंसंट्रेशन कम होती है और साल्ट जो है वो नहीं होता पानी के अंदर और पानी जो है वो फ्रेश होता है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट। तो फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट के एनिमल्स को मुसलसल फेस करना पड़ती है ऑस्मोटिक फ्लडिंग ऑफ बॉडी फ्लूइड एंड लॉस ऑफ साल्ट, यानी कि जो उस इन्वायरमेंट के अंदर एनिमल रह रहा है, जो फिशेज उस इन्वायरमेंट के अंदर रह रही हैं, उनको फेस करना पड़ेगी ऑस्मोटिक फ्लडिंग ऑफ बॉडी फ्लूइड्स एंड लॉस ऑफ साल्ट। मीन अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है उनका कि मुसलसल फ्लडिंग हो रही है, मीन ज़्यादा से ज़्यादा पानी आ भी रहा है और बॉडी से जा भी रहा है। तो हमारा मकसद यहाँ पर क्या है फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट के अंदर कि नमकियात को बचाना है, पानी को खारिज करना है। ये आप समझ लें कि मैरीन इन्वायरमेंट के बिल्कुल उलट है। मैरीन इन्वायरमेंट में क्या था, पानी को बचाना था और नमकियात को बॉडी से बाहर निकालना था, जबकि फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट के अंदर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर हमने क्या करना है, सॉल्ट को बचाना है, नमकियात को बचाना है और पानी को खारिज करना है, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो यहाँ पर जो फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट की फिशेस हैं या जो फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट के एनिमल्स हैं उनको अपनी बॉडी से ज़्यादा नमकियात को बचाना है और पानी को वहाँ से रिमूव आउट करना है, ताकि उनकी बॉडी के अंदर जो ऑस्मोटिक बैलेंस है, जो ऑस्मो रेगुलेशन है, वो मेंटेन रह सके। साल्ट और सोल्यूट की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखना है। तो इसके अंदर आपकी बुक के अंदर दो एग्जांपल्स दी गई हैं, अमीबा की और पैरामीशियम की। अब अमीबा और पैरामीशियम क्या है, अमीबा और पैरामीशियम दो यूनिसेलुलर प्रोटोजोन्स हैं। ये दोनों क्या हैं, यूनिसेलुलर प्रोटोजोन्स हैं। इनकी खास खसूसियात हैं, इनके अंदर खसूसियत ये है चूंकि ये ज़्यादातर फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, इसका मतलब ये है कि उनके इंटरनल जो सोल्यूट कंसंट्रेशन है वो हाई होगी एज कंपेयर टू एक्सटर्नल सोल्यूट कंसंट्रेशन, क्योंकि वो रह कहाँ पर रहे हैं, वो फ्रेश वाटर में रह रहे हैं, इसलिए उनकी जो इंटरनल सोल्यूट कंसंट्रेशन है वो हाई है एज कंपेयर टू एक्सटर्नल सोल्यूट कंसंट्रेशन। इसलिए इनके सेलुलर लेवल पे एक स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन होती है जिसको हम क्या कह देते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं। उनके पास एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करता है, ये हमेशा पानी को पंप करता है और एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए, मतलब पानी को पंप करना है तो उसके लिए ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेगा, एनर्जी का इस्तेमाल करेगा विद द हेल्प ऑफ एनर्जी कोस्ट। ये क्या करेगा, ये पानी को पंप करेगा और ये बॉडी से बाहर निकाल देगा। यानी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो एक्स्ट्रा वाटर होता है बॉडी के अंदर उसको बाहर पंप आउट करता है। आप यूँ समझ लें कि ये वहाँ पर मोटर का काम करता है, एक मोटर की तरह, जैसे हम इलेक्ट्रिक मोटर यूज करते हैं पानी को पंप करने के लिए, जमीन से बाहर निकालने के लिए पानी को हम क्या देते हैं, उसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं और उस इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल करते हुए मोटर जो है वो हमें पानी सप्लाई करती है। तो बिल्कुल इसी तरह से इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल को क्या चाहिए, इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल को एनर्जी चाहिए पानी को पंप करने के लिए, क्योंकि उसने बॉडी से पानी को बाहर एक्सपेल करना है, बाहर पंप करना है।
तो उसके लिए उसको एनर्जी कॉस्ट चाहिए। तो एनर्जी इस्तेमाल करते हुए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करेगा, पंप करेगा बॉडी से बाहर की तरफ पानी को। अब कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है वो होता कहाँ पर है और ये है क्या? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो कि फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट के अंदर रहने वाली फिशेज हैं या जो फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट के अंदर रहने वाले एनिमल्स हैं, उनकी बॉडी के अंदर बिल्कुल एक सर्कुलर शेप का एक बड़ा सा एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है उनके सेल्स के बिल्कुल सेंटर के अंदर, या साइड पे भी हो सकता है। तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम जब पानी बॉडी के अंदर ज्यादा होना शुरू हो जाता है, फ्लडिंग होना शुरू हो जाती है, तो उस टाइम पे ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एक्टिव होता है और एक्टिव होकर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू एनर्जी इस्तेमाल करते हुए बॉडी से एक्स्ट्रा पानी को बाहर एक्सपेल कर देता है। पहले पानी इसके अंदर स्टोर होता रहता है, जब ये वैक्यूल फिल आउट हो जाता है तो पानी जो है वो बाहर एक्सपेल कर दिया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट के अंदर रहने वाली फिशेस की, कि वहां पर जो रहने वाली फिश है वो किस तरह से सर्वाइव करती है, तो जो फिश है वो एक्टिवली पंप करती है वाटर को थ्रू गिल्स। अब आपको पता है हर फिश के पास जो है वो गिल्स मौजूद होते हैं। गिल्स जो है वो उनकी बिल्कुल नेक रीजन में पाए जाते हैं। वो वहां से क्या करती हैं, अपने एक्स्ट्रा जो पानी है उसको बाहर की तरफ निकाल देती हैं गिल्स की मदद से, गिल्स का इस्तेमाल करते हुए। उसके बाद डाइल्यूट यूरिन इन लार्ज क्वांटिटी, क्योंकि ये रह कहाँ पर रही हैं, फ्रेश वाटर में, वहां पर पानी की कोई कमी नहीं है, पानी बहुत ज्यादा है, बल्कि एक्स्ट्रा वाटर है, जितना उसको चाहिए उससे भी ज्यादा पानी है, इसलिए वो डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करेंगे। डाइल्यूट यूरिन का क्या मतलब है कि उसके अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ही कम होगी, यूरिन जो है वो बहुत ही डाइल्यूट होगा, पतला होगा, तो ज्यादा क्वांटिटी में बाहर निकाला जाएगा ताकि बॉडी से जो फ्लडिंग हो रही है उसको रोका जाए और ज्यादा से ज्यादा पानी को बॉडी से बाहर निकाला जाए। उसके बाद नेक्स्ट यही फिशेस की अगर हम बात करें तो फिशेस जो हैं वो साल्ट लॉस करती हैं इनकम्पनसेटेड बाय अपटेक ऑफ साल्ट्स थ्रू गिल्स या स्किन एंड बाय ईटिंग साल्टी फूड। अब देखें मसला उनको ये है कि उनको अपनी बॉडी के अंदर सोल्यूट की बैलेंस करना है, सोल्यूट को बैलेंस करना है, मतलब नमक को, नमकियात को बॉडी के अंदर रिटेन करना है और एक्स्ट्रा वाटर को क्या करना है, बॉडी से बाहर रिमूव करना है। तो उसके लिए इनके पास एक अडाप्टेशन है। वो अडाप्टेशन क्या है कि ये साल्ट जो है वो लॉस कर, अगर उनका साल्ट ज्यादा लॉस हो रहा है तो उसको कंपनसेट करती हैं, कंपनसेटेड बाय अपटेक ऑफ साल्ट्स, मतलब वो बॉडी में इस तरह की खुराक लेके जाएंगी, इस तरह का फूड खाएंगी वो कि जिसके अंदर ज्यादा साल्ट की कंसंट्रेशन हो, और वो जो खुराक है वो पानी के थ्रू भी जा सकती है, मीन्स गिल्स के थ्रू भी जा सकती है, उनकी स्किन के थ्रू भी जा सकती है, और ज्यादा से ज्यादा वो कोशिश करेंगी कि वो ज्यादा से ज्यादा साल्टी फूड जो है वो उसका अपटेक करें ताकि उनकी बॉडी के अंदर जो साल्ट का लॉस हो गया था उसको कंपनसेट किया जाए। तो आप कह सकते हैं जो फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट के अंदर रहने वाली फिशेज हैं वो अपने आप को कंपनसेट करती हैं ज्यादातर साल्टी फूड खाकर, ज्यादा साल्टी इन्वायरमेंट से ज्यादा चीजें लेकर वो अपने साल्ट की कंसंट्रेशन को क्या करती हैं, मेंटेन करती हैं। तो ये था फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट। अब अगर हम बात करें टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट की, तो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट मीन खुश्की वाला माहौल, जहां पर बहुत ज्यादा क्या होगी, खुश्की होगी। जो ऐसे एनिमल्स जो बहुत ज्यादा ड्राई कंडीशन में रहते हैं उनकी बात करेंगे हम, टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट की बात करेंगे। तो अब टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर सबसे बड़ा जो मसला होता है, सबसे जो मेजर इशू होता है वो होता है हमारे पास डिहाइड्रेशन का। हर एनिमल को, हर जानदार को इस चीज का खतरा होता है कहीं उनको डिहाइड्रेशन ना हो जाए, कहीं उनको पानी की कमी ना हो जाए। डिहाइड्रेशन मीन वाटर की कमी हो जाना। तो हर एक टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में अंदर रहने वाले जानदार को ये खतरा होता है कि वो डिहाइड्रेशन के प्रॉब्लम में ना फंस जाए। तो द प्रॉब्लम इज इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर इनसाइड द बॉडी। सबसे बड़ा मसला यही होता है कि अगर ज्यादा पानी इवेपोरेट हो गया बॉडी से तो हम डिहाइड्रेशन का शिकार हो सकते हैं। तो आपकी बुक के अंदर एक एग्जांपल दी गई है आर्थ्रोपोड की। आर्थ्रोपोड क्या करते हैं, ये इनके पास वाटर बैरियर होता है इन द फॉर्म ऑफ वैक्सी एक्सोस्केलेटन, यानी जो आर्थ्रोपोड्स हैं उनके पास एक इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए एक अडाप्टेशन होती है जिसको हम क्या कहते हैं,
एक्सोस्केलेटन, वैक्सी एक्सोस्केलेटन मतलब उनकी स्किन के ऊपर एक हार्ड वैक्सी और एक्सोस्केलेटन है। एक्सो का मतलब होता है ना आउटसाइड, मतलब उनकी स्किन के बाहर जो स्केलेटन है उनका, उसके ऊपर एक वैक्सी सी लेयर होगी। वो लेयर क्या करेगी, वो हाइड्रोफोबिक का काम करेगी, यानी वाटर बैरियर का काम करेगी। ना तो स्किन से पानी बाहर जाएगा, ना तो स्किन से पानी अंदर आएगा। मतलब पानी जो है वो बॉडी से बाहर भी नहीं जा सकता और बॉडी से पानी जो है वो अंदर भी नहीं आ सकता। तो इसलिए जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं उनके पास ये अडाप्टेशन है कि वो अपनी बॉडी के अंदर अपनी बॉडी की बाहर वाली साइड पे होल बना लेते हैं, जिसको हम वैक्सी एक्सोस्केलेटन कहते हैं। या फिर कुछ एनिमल्स के पास, जिनकी अगर हम बात करें हायर वर्टिब्रेट्स की, तो उनके पास स्किन की अगर हम बात करें, उनकी जो स्किन है, स्किन के नीचे एक हाइपोडर्मल लेयर होती है। स्किन के नीचे क्या होती है, एक हाइपोडर्मल लेयर होती है। वो हाइपोडर्मल लेयर क्या करती है, हाइपोडर्मल लेयर जो मौजूद है जहां पर और वो हाइपोडर्मल लेयर जो है वो फैट पर मुश्तमिल है, और वो फैट की लेयर जो है वो अंदर वाले पानी को इवेपोरेट होके बाहर नहीं आने देती, और जिसके नतीजे में क्या होता है, वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर बन जाता है। मतलब हम कह सकते हैं ड्यू टू हाइड्रोफोबिक इन नेचर पानी जो है वो स्किन से बाहर नहीं आ सकता। और कुछ एनिमल्स के अंदर अगर हम बात करें जो हायर वर्टिब्रेट्स हैं, उनके अंदर डेड केराटिनाइज्ड स्किन भी होती है। मतलब कि केराटिनाइज किसे कहते हैं, केराटिन एक प्रोटीन का नाम है। केराटिन क्या है, एक प्रोटीन का नाम है। वो प्रोटीन हमारे नेल्स के अंदर पाई जाती है, वो प्रोटीन हमारे हेयर्स के अंदर पाई जाती है। ठीक है, तो केराटिनाइज एक प्रोटीन है। तो कुछ हायर वर्टिब्रेट्स के अंदर डेड केराटिनाइज प्रोटीन पाई जाती है, जो कि वाटर बैरियर का काम करती है और बॉडी को बचाती है डिहाइड्रेशन से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कुछ एनिमल्स के अंदर बिहेवियरल अडाप्टेशंस होती हैं। मीन अपने बिहेवियर के अकॉर्डिंग, अपने माहौल के अकॉर्डिंग वो कुछ अडाप्टेशंस कर लेते हैं, अपने आप को उस माहौल में ढाल लेते हैं। तो उसकी एग्जांपल है आपकी बुक के अंदर कैंगरू रैट की एग्जांपल दी गई है। कैंगरू रैट क्या है, कैंगरू रैट जो है वो एक चूहे का नाम है, कैंगरू रैट। ठीक है, एक चूहे का नाम है कैंगरू रैट। अब सबसे पहले आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, कैंगरू रैट को हम कैंगरू रैट कहते क्यों है तो ये चूहा, तो हम इसको कैंगरू क्यों बोल रहे हैं? तो इसका आंसर ये है कि कैंगरू रैट चूंकि बिल्कुल कैंगरू की तरह का होता है, रिजेंबल करता है कैंगरू के साथ, ये अपने हाइंड लिम्ब्स पे ज्यादा रिलाय करता है और अपनी बॉडी को जब वो स्टेबल हालत में होता है, स्टेम होता है, तो अपनी जो उनकी हाइंड लिम्ब्स हैं उसी के ऊपर सारे का सारा उसकी बॉडी का वजन होता है। जब वो मूव करता है तब भी वो अपनी हाइंड लिम्ब्स को ज्यादा यूज करता है, तो इसलिए उसकी रिजेंबलेंस की वजह से इसको हम कह देते हैं कैंगरू रैट। तो कैंगरू रैट अब रहता कहाँ है? कैंगरू रैट जो है वो रहता है डेजर्ट के अंदर और ये खाता है सीड्स को। सीड्स मीन जो प्लांट्स के बीज होते हैं उनको ये खाता है। इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कैंगरू रैट की। ये सहरा में जब आपको पता है ये रहता तो सहरा में, सहरा में पानी की कमी होती है, तो पानी की तो कमी है तो पीने का पानी ज्यादा नहीं है। इस सूरत में ये चूहा क्या करेगा, ये चूहे जो है वो सुबह सवेरे उठ के, जब अभी टेम्परेचर इतना ज्यादा नहीं होगा, जब इनके लिए टेम्परेचर जो है वो बियरेबल होगा, इतना ज्यादा टेम्परेचर नहीं है कि उनकी बॉडी से जो है वो इवेपोरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो सके, तो उस टाइम पे सुबह सवेरे उठकर क्या करते हैं, ये जाते हैं बाहर, अपने इर्द गिर्द सराउंडिंग में जाते हैं, वहां पर घूमते फिरते हैं, वहां घूमना फिरना ये स्टार्ट कर देते हैं और वहां पर इनको अपने इर्द गिर्द की सराउंडिंग में कोई भी प्लांट का कोई सीड मिलता है इनको, तो उस सीड को वो उठा के अपने कहाँ ले जाते हैं, अंडरग्राउंड बरोज में ले जाते हैं। यानी जो इन्होंने जेर जमीन बिलें बनाई होती हैं वहां पर अपनी बिलों में ये उस सीड को उठाकर ले जाते हैं। तो इसी तरह करते करते ये अपने बहुत ज्यादा सीड्स जो है वो कलेक्ट कर लेते हैं अपनी बरो के अंदर और फिर अपनी बरो के अंदर जाकर, अपनी बिल के अंदर जाकर उन सीड्स को खा लेते हैं और उन सीड के अंदर जो मौजूद स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए कार्बोहाइड्रेट्स जो मौजूद हैं उसके अंदर, उनको मेटाबोलाइज करने से इनको वाटर मिलता है और वहां से वाटर प्रोड्यूस होगा, तो इस वाटर से ये अपनी बॉडी को हाइड्रेट कर लेते हैं। मीन्स आप कह सकते हैं जो सीड्स हैं इनके लिए वो क्या करते हैं, इनकी बॉडी को हाइड्रेट करने का काम करते हैं। तो सीड्स इनके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हैं।
उसके बाद अगर हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये, एनहाइड्रोबायोसिस। व्हाट इज एनहाइड्रोबायोसिस? एनहाइड्रोबायोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर सिवियर कंडीशन में सरवाइव कर लेते हैं जानदार, मतलब जब डिहाइड्रेशन की कंडीशन होती है तो उस दौरान भी ये एनहाइड्रोबायोसिस के प्रोसेस के थ्रू एनिमल्स जो हैं वो अपने आप को क्या करते हैं, इंतहाई खुश्की में भी अपने आप को सरवाइव करवा लेते हैं। तो आप कह सकते हैं कि वो जानदार जो इंतहाई खुश्की में रहते हैं इनको अपने सर्वाइवल के लिए कुछ मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ते हैं जिनमें वो पानी की मौजूदगी को पॉसिबल ना देखते हुए, जब उनको लगे कि पानी मौजूद नहीं है, उस हालत में ये क्या करते हैं, बजाय इसके कि वो डेड हो जाएं, वो मर जाएं, तो वो एक अडाप्टेशन अपना लेते हैं। उस हालत में एक हालत में चले जाते हैं जिसको वो अपने, जिसमें वो एक ऐसी हालत आती है इनके पास, एक ऐसा फेज आता है इनके पास जिनमें वो अपने इंटरनल टिश्यूज वगैरह की डेथ करवा लेते हैं, जिसको हम आगे नेक्स्ट डिस्कस करेंगे अपोप्टोसिस और नेक्रोसिस के टॉपिक के अंदर। यानी प्रोग्राम सेल डेथ की तरफ ये चले जाते हैं और उन हिस्सों को बचा लेते हैं जो पानी के बगैर भी ज़्यादातर सर्वाइव कर सके। यानी उस फेज के दौरान, एनहाइड्रोबायोसिस के दौरान, ये अपने बॉडी के कुछ हिस्सों को डेड कर देते हैं, मतलब उनकी प्रोग्राम सेल डेथ करवा देते हैं और सिर्फ उन हिस्सों को रखते हैं जो पानी के बगैर भी ज़्यादा देर तक सरवाइव कर सके। और जब पानी अवेलेबल होगा तो वो दोबारा से एक्टिव होकर अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एनहाइड्रोबायोसिस। टेरेस्ट्रियल एनिमल कैन टॉलरेट डिहाइड्रेशन एंड इट डिफर इन वेरियस एनिमल्स। तो जो खुश्की में रहने वाले एनिमल्स हैं वो टॉलरेट कर सकते हैं, वो बियर कर सकते हैं पानी की कमी को, डिहाइड्रेशन को। इसलिए इस टर्म के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल को, और ये डिफरेंट होता है, डिफरेंट एनिमल्स के अंदर प्रोसेस जो है वो डिफरेंट होते हैं। तो आज के अपने इस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया ऑस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट एनवायरनमेंट के अंदर फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट को और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट को। फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट के अंदर हमने देखा कि सबसे बड़ा मसला होता है वाटर की फ्लडिंग का, पानी बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा होता है और पानी के साथ साथ नमकियात भी बहकर चले जाते हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि हमने नमकियात को स्टोर करना है और पानी को बॉडी से बाहर निकालना है। तो यहाँ पर एग्जांपल हमने पढ़ी इमीबा की और पैरामीशियम की कि उनके पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं जिनकी मदद से वो बॉडी से एक्स्ट्रा पानी को बाहर पंप आउट कर देते हैं। फिर हमने बात की कि फ्रेश वाटर में रहने वाली जो फिशेज हैं वो एक्टिवली पंप कर देती हैं अपने एक्स्ट्रा वाटर को गिल्स के थ्रू और डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करती हैं। उसके बाद अगर उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाए कि उनकी बॉडी से जो है वो साल्ट का लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा अपटेक करती हैं साल्ट का अपने गिल्स के ज़रिए, अपनी स्किन के ज़रिए, और ज़्यादा से ज़्यादा साल्टी फूड खाती हैं। उसके बाद जो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट है उसकी बात की हमने कि इस टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर सबसे बड़ा मसला होता है डिहाइड्रेशन का। तो उस डिहाइड्रेशन से बचने के लिए कुछ आर्थ्रोपोड्स के पास जो है वो एक वाटर बैरियर होता है जो कि उनकी स्किन के ऊपर वैक्सी एक्सोस्केलेटन की फॉर्म में पाया जाता है, और कुछ हायर वर्टिब्रेट्स के अंदर उनकी स्किन जो है उनको वाटर बैरियर का काम करवाती है। उसके अंदर हाइपोडर्मल लेयर के बारे में हमने बात की। उसके बाद हमने बात की कि उनके पास कुछ डेड केराटिनाइज्ड स्किन होती है जो कि प्रोटेक्ट करती है उसको अगेंस्ट वाटर बैरियर। और उसके बाद हमने बात की बिहेवियरल अडाप्टेशंस की, जिसमें हमने कैंगरू रैट की बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ी हमने। इसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग बात कि कैंगरू रैट किस तरह से सरवाइव करते हैं। ये सीड्स खाते हैं, उन सीड्स को इस्तेमाल करते हुए कार्बोहाइड्रेट्स जो उसके स्टोर फॉर्म में होती है उसको इस्तेमाल करते हुए अपनी बॉडी को हाइड्रेट करते हैं। फिर हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में बात की एनहाइड्रोबायोसिस के बारे में कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसके दौरान बहुत ज़्यादा खुश्की के दौरान भी एनिमल्स जो हैं वो अपने अंदर ऐसे मैकेनिज्म्स डेवलप कर लेते हैं कि अगर पानी मौजूद ना हो तो ये अपने आप की कुछ सेल्स को डेथ कर देते हैं, उनकी डेथ करवा देते हैं, जिसको हम प्रोग्राम सेल डेथ कहते हैं। इंशाल्लाह इसके बारे में हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के बारे में। तो सेल डेथ करवा देते हैं। उसके बाद वो सिर्फ ऐसे अपने हिस्सों को जो है वो एक्टिव रखते हैं जो पानी के बगैर भी ज़्यादा देर सर्वाइव कर सके। तो हम कह सकते हैं जो एनहाइड्रोबायोसिस है इसके अंदर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो हैं वो टॉलरेट कर सकते हैं डिहाइड्रेशन को, और मुख्तलिफ एनिमल्स के अंदर मुख्तलिफ प्रोसेस होते हैं।
सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो इसके रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।